नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस जुलाई के पहले सप्ताह के टॉप 25 एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर्स। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे जाने की इनकी संभावना है, यानी कि प्रत्येक एग्जाम के लिए। और इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नीचे डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, अगर उससे आप जुड़े हुए हैं तो आपको डायरेक्ट डाउनलोड करने को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट। बताया कि भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कि कवक पार्क ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो ये पहली बार विकसित किया जा रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और संभावना है कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। भारत का जो पहला कवक पार्क है ये उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कुमायूं के पहाड़ी क्षेत्र मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया जा रहा है। बहुत अधिक डिटेल में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो रेगुलर वीडियोज अपलोड होते हैं डेली करंट अफेयर्स के, उसमें हम हर फैक्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ एक रिवीजन होगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि पूरे सप्ताह के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं और एग्जाम में इनके आने की संभावना भी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न, ये BET का फुल फॉर्म होता है और इसको कहेंगे बेट 2020 मानवतावादी पुरस्कार, ये अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न यानी कि बेट 2020 मानवतावादी पुरस्कार, ये भी हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। पॉप स्टार बियोंस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बेट पुरस्कार संगीत, अभिनय, खेल, मनोरंजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को दिया जाता है। पॉप स्टार बियोंस, तो बियोंस जो है वो लंबे समय से परोपकारी कार्यों में लगी रहती हैं, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित किस स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को DCGI ने मानव परीक्षण की मंजूरी दे दी है, और ये परीक्षण किया भी जा चुका है DCGI के द्वारा। एक बात और याद रखना आप लोग कि भारत में जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो उसको जो अनुमति मिलती है वो DCGI के द्वारा ही दी जाती है। तो इस वैक्सीन का नाम रखा गया है कोवैक्सीन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कोवैक्सीन। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है इससे कि भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो याद रखना कि भारत बायोटेक, इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। ठीक है, तो दोनों याद रखना। और वर्तमान में जो DCGI हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान जो DCGI हैं उस पद पर हैं डॉक्टर VG सोमानी, डॉक्टर VG सोमानी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर तीनों ही विकल्प काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो सबके बारे में करेंगे चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, ये हैं इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे, ये तस्वीर देखिए इंद्रमणि पांडे जी की। और इंद्रमणि पांडे जिन्हें जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के 25 से अधिक संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये जो 25 से अधिक संगठन हैं उनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद भी शामिल है। वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद को संभाल रहे हैं। अब यहाँ पर 2 विकल्प और हैं, दोनों को भी ध्यान से देखते हैं। सी रंगराजन को अभी हाल ही में पहला PC महालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये काफ़ी चर्चा में रहेंगे। और इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और भी आप याद रखना कि IIMC के नए DG बनाए गए हैं संजय द्विवेदी जी। तो ऑप्शन सी, ये IIMC क्या है। IIMC मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो तीनों नियुक्तियां काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पहला प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये हैं सी रंगराजन जी, जिन्हें पहला प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से प्रदान किया गया है, सम्मानित किया गया है।
पीसी महालनोबिस पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय हैं ये बने हैं कौन? सी रंगराजन। और एक सवाल और भी आता है कभी कभी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। याद रखना ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1956 में शुरू हुई थी और 1961 तक चली थी। उसको पीसी महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। एमएसएमई द्वारा पंजीकरण हेतु किस पोर्टल को शुरू किया गया है? एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के द्वारा पंजीकरण हेतु जो पोर्टल शुरू किया गया है उसको नाम दिया गया है उद्योग। तो ये आप देख रहे हैं पोर्टल कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ आधार नंबर की आवश्यकता होगी और जो पोर्टल की मतलब कि URL है पोर्टल का वो है udyog-aadhar.gov.in। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे कि पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ ये कार्यक्रम अभी हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया है? उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा या फिर पंजाब? सही जवाब इसका पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ ये कार्यक्रम शुरू किया गया है दिल्ली में। अच्छा बताइए कि दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अनिल बैजल LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और जो पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम है गोपाल राय। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका का ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है? ग्रेट इमिग्रेंट्स यानी कि ऐसे प्रवासी जिन्होंने अमेरिका के हित में उल्लेखनीय योगदान दिया है तो उनको सम्मानित किया जाता है ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार के द्वारा। तो 2020 में कुल 38 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है जिनमें 2 इंडियन हैं, राज चेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और ये जो पुरस्कार है वो न्यूयॉर्क के डेल कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा अभी हाल ही में 1 जुलाई को दिया गया। भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई हैं। क्योंकि ये पहली बनी है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई हैं निगार जौहर। ऑप्शन ए याद रखना, पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई हैं निगार जौहर। तस्वीर देखिए, निगार जौहर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली महिला हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल बनी हैं वहाँ की सेना में। भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? 1 जुलाई और 2 जुलाई ये दोनों तारीख भारतीय रेल में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि 1 जुलाई को जो ट्रेन चलाई गई थी उसी का रिकॉर्ड 2 जुलाई को भी तोड़ दिया गया। तो 1 जुलाई को जो ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम था एनाकोंडा, यह एक मालगाड़ी थी। और 2 जुलाई को चलाई गई जो मालगाड़ी थी उसका नाम रखा गया था शेषनाग। शेषनाग की लंबाई थी 2.8 किलोमीटर जबकि एनाकोंडा की लंबाई थी 2 किलोमीटर। एनाकोंडा 1 जुलाई को और शेषनाग 2 जुलाई को चलाई गई थी। तो 1 जुलाई को सुपर एनाकोंडा ये 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी। इसे कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? ओडिशा के लाजकुरा से राउरकेला तक। और 2 जुलाई को शेषनाग ट्रेन चलाई गई थी जो कि 2.8 किलोमीटर लंबी थी। इसे महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के कोरबा तक चलाया गया था। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा या फिर अन्य? आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। और ये शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये बैनर जो लॉन्च किया गया है इसको ध्यान से देखिए तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ये जो ऐप इनोवेशन चैलेंज है, पूरा नाम है इसका आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भी 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया है। तो अब जो भारतीय ऐप हैं उनको जो है सुधारने के लिए और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएशन शुरू किया गया है जिसमें नीति आयोग और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि 3 बड़े आयोग हैं। कौन कौन से हैं? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अटल इनोवेशन मिशन। तो तीनों की सहभागिता से ये जो
कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। और जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऐप डेवलपमेंट में, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लें, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो इनिशिएशन शुरू किया गया है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो जुलाई के पहले सप्ताह में जो वन महोत्सव मनाया जाता है ये 1950 से ही मनाया जाता है। और 1950 में शुरुआत की थी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, जिनको शॉर्ट फॉर्म में KM मुंशी के नाम से जाना जाता है। KM मुंशी। वन सप्ताह या वन महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में देश भर में मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी 1950 में डॉक्टर KM मुंशी के द्वारा, और वो 1950 में केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री के पद पे थे। रिलायंस जियो द्वारा जारी किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कौन सा है? आपने अभी हाल ही में देखा था कि जूम नाम का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है उसके बारे में कुछ थ्रेड्स बताए गए थे। तो उसके बाद लोगों ने गूगल मीट को यूज़ करना इस्तेमाल किया था, लेकिन अब रिलायंस जियो के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप का नाम है जियो मीट। जियो मीट, इसमें आप SD कॉलिंग कर सकते हैं 100 लोगों के साथ, और इसे आप मोबाइल फ़ोन पर और अपने ब्राउज़र पर भी यूज़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर में मौजूद है, आप चाहें तो डाउनलोड करके अपने मित्रों से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर नामक रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर। एक बात याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना और वीडियो को कम से कम आप लोग 2 बार देखा करें ताकि सारे फैक्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएं। तो स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर नामक रिपोर्ट जो है ये जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के बाद अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। श्री राजीव कुमार ने नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI द्वारा स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर भारत की ऊर्जा और गतिशीलता क्षेत्रों के लिए कोविड-19 के बाद अवसर रिपोर्ट को जारी करने के दौरान यह बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि भारत के मजबूत लोकतांत्रिक संस्थान नीतिगत स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। उनका कहना है कि जारी आर्थिक सुधारों को यदि अच्छी तरह से लागू किया जाता है तो देश की विकास दर अन्य समकक्ष देशों से आगे रहेगी। इस मौके पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? अमिताभ कांत। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा भारत के आर्थिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख संवाहक होगी। उन्होंने कहा कि इस नई परिस्थिति में देश और उद्योग को अहमियत दिलाने के लिए यह देखना होगा कि हम अपने घरेलू नवाचार परिस्थिति तंत्र का लाभ कैसे उठाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न होगा कि किस राज्य ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका नामक अभियान शुरू किया है? इंतजार आपका नामक अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो याद रखना ऑप्शन C इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये अभी हाल ही में मनाया गया, तो कब मनाया गया? तो दोस्तों याद रखना अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, यानी कि विकल्प A यहाँ पर सही है। जुलाई का पहला शनिवार कब था? 4 जुलाई को था। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखना। और प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जिसको आप कहेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में मनाया जाता है। 2020 में यह दिवस 4 जुलाई को मनाया गया था और इसकी जो थीम रखी गई थी वो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थीम देख लीजिए आप, कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये थीम रखी गई थी और ये 1992 से सेलिब्रेट किया जाता है। भारत का वह पड़ोसी देश जहां पर सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण का कोटा खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब वहां पर सिविल सेवा में कोई भी आरक्षण लागू नहीं होगा, और ये करने वाला देश बन गया है ऑप्शन A बांग्लादेश। ऑप्शन A। मुकुपिरना नम्बेंसिस एक
स्तनधारी है, स्तनपायी जीव, उसका जीवाश्म मिला है किस देश में, ये आपको बताना है। सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है मुकोपिरना नम्बेंसिस के जीवाश्म। मुकोपिरना नम्बेंसिस स्तनपायी के जीवाश्म की खोज उत्तर पूर्वी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य के पिनपा झील में मिला है। 2024 और 2028 के जो ओलंपिक खेल होंगे उसके लिए युवा एथलीटों को तैयार करने के लिए टॉप्स योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, शुरू की गई है। और टॉप्स योजना शुरू की गई है खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा। 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए जो एथलीट हैं उनकी तैयारी अच्छे से हो सके उसके लिए यह योजना, टॉप्स योजना शुरू की गई है खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो खेल और युवा मामलों के जो मंत्री हैं वो कौन हैं, तो ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज किरण रिजिजू। सीएससी का पहला भारतीय ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं सीएससी के बारे में, कॉमन सर्विसेज सेंटर, अक्सर गांव देहात में ये खुले हुए मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, आयुष मंत्रालय की जो सुविधाएं होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं सीएससी में। तो सीएससी का जो पहला भारतीय ट्रांसजेंडर ऑपरेटर है वो हैं जोया खान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, याद रखना जोया खान। सीएससी क्या है, सीएससी एक सरकारी संस्था है जो सरकार की आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। लोगों को उस योजना का कैसे उपयोग किया जाए इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ही इस काम के बारे में जोया से संपर्क किया गया तो उन्होंने तुरंत इस काम को स्वीकार कर लिया था और सीएससी को ज्वाइन कर लिया। किसानों के लिए ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है। ई किसान धन ऐप, और ये बैंक है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी। एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। एचडीएफसी की स्थापना हुई थी 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान में जो सीईओ हैं 2014 से वो हैं आदित्य पुरी। भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता देने हेतु बलराम योजना शुरू हुई है किस प्रदेश में। बलराम योजना, ऐसे किसान जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो वर्तमान में जो लॉकडाउन हुआ तो ऐसी स्थिति में उनके पास कोई काम धंधा नहीं बचा था, तो उनकी स्थिति को थोड़ा सुदृढ़ करने के लिए और जीवन यापन के लिए उनको वित्तीय मदद देने के लिए बलराम नामक योजना शुरू की गई थी ओडिशा सरकार के द्वारा। तो ओडिशा सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। उनको अभी हाल ही में पेटा के द्वारा एक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। राज्यपाल कौन है उड़ीसा के, गणेशी लाल। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनको पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान राज्य में सामुदायिक पशुओं को खिलाने के लिए धन आवंटित करने के लिए एक पुरस्कार भी दिया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्व जूनोसिस दिवस ये कब मनाया जाता है। जूनोसिस क्या होता है, पशुओं से मानवों में होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसको जूनोसिस बीमारी कही जाती है। तो अभी हाल ही में यानी कि 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस डे के रूप में मनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1885 में प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायनज्ञ और वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी और इसीलिए प्रतिवर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस डे, विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये किताब लिखी गई है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी के द्वारा। तो याद रखना। और इसमें जो एनपीआई होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए, तो एनपीए के बारे में जानकारी दी गई है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल। और ये होगा आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, पहले यह एक हाथी संरक्षण अभयारण्य था, बाद में इसे वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया और अब इसे नेशनल पार्क में बदला जाएगा। तो बताना आपको क्या है, बताना है कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जिसे नेशनल पार्क में बदला जाएगा ये कहाँ पर स्थित है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम या फिर सिक्किम, कहाँ पर है बताइए आप।
और सही जवाब है ये असम में स्थित है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 25 MCQs ऑफ द वीक, जो कि जुलाई के प्रथम सप्ताह से लिए गए थे। और अगर आप सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश सर्च करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप UPPCS, खंड शिक्षा अधिकारी, SSC, रेलवे आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन नीचे होगा, उसको प्रेस करिए। ज्वाइन बटन को ऑन करके अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी PDF बिल्कुल डिटेल में प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।